का राष्ट्रगधा डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ईरान के ऊपर फरवरी 28 को 2026 में एक हमला किया। हमले के पीछे का उद्देश्य ये था कि हम एक मिलिट्री प्रेशर अपनाएंगे। इस मिलिट्री प्रेशर से ईरान की इकोनॉमी का कोलैप्स होगा, रेजीम को हम साथ में डिसमेंटल करेंगे और डिसमेंटल करके रेजीम को जब इकोनॉमिक कोलैप्स को कंबाइन करेंगे तो ईरान के अंदर वेनेजुएला की तरह एक रेजीम चेंज हो जाएगा। पर सरप्राइजिंग बात है कि इस पूरे मॉडल के बावजूद भी जितनी भी स्टडी इसके पीछे अमेरिका की CIA ने की थी और अमेरिका के जितनी भी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने की थी वो पूरी की पूरी बुरी तरह से फेल हो गई। उसके दो कारण हैं। पहला, ईरान का जो इकोनॉमिक कोलैप्स ये लोग चाहते थे उसके लीडरशिप के डीकैपेसिटेशन के बाद वो हो नहीं पाया। और सबसे बड़ी चीज़ कि ईरान के केस में लीडरशिप के जाने के बाद सोसाइटी जो है पूरी की पूरी एकजुट हो गई मिलिट्री के पीछे और मिलिट्री ने फिर यहाँ पर रेजीम को सस्टेन किया। अमेरिका इस कॉन्टेक्स्ट में ईरान के रेजीम को डिग्रेड भी नहीं कर पाई, डिस्ट्रॉय तो करना दूर की बात है। रशिया और चाइना ने पूरी की पूरी सप्लाई चेन प्लस साथ में सैटेलाइट इमेजरी का डे टू डे मिनट बाय मिनट लेवल पर जो इंफॉर्मेशन ईरान को सप्लाई करी उसकी बेसिस पे ईरान ने शाहिद ड्रोन्स का प्रयोग करके पूरे मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के बने हुए जितने मिलिट्री बेसिस थे उन सबको तबाह कर दिया। एक चीज़ को समझिए कि कोई भी देश का मिलिट्री बेस किसी भी देश में यदि होता है तो वो एक नॉर्मल पब्लिक मैप पे कभी नहीं दिखता। अमेरिका ने 800 से अधिक विश्व में मिलिट्री बेसिस बनाए हैं, जिसमें से कम 150 मिलिट्री बेसिस मोमेंट पर सिर्फ मिडिल ईस्ट में है। ये किसी भी पब्लिक मैप में कभी विजिबल नहीं होंगे, लेकिन इनकी पर्टिकुलर जितने भी मिलिट्री बेसिस होते हैं इनकी जानकारियां इंटेलिजेंस एजेंसीज को विश्व के सारे देशों के पास होती है। रशिया ने और चाइना ने मिलकर जो ईरान को ये इंटेलिजेंस पाइपलाइन के तहत सप्लाई किया, जिसके तहत ईरान ने शाहिद ड्रोन्स का प्रयोग करके ये मिलिट्री बेसिस डिस्ट्रॉय किए। आज उसके बाद जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, चोक पॉइंट को पूरी तरीके से चोक करके विश्व के अंदर एनर्जी क्राइसिस को बार बार मैन्युफैक्चर किया है, उससे दो चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। पहला कि मिलिट्री प्रेशर अपनाने से आप फोर्सेबली रेजीम चेंज नहीं कर सकते, अमेरिका को अपनी टूल किट दोबारा से लिखनी पड़ेगी। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो एक जोग्राफिकल फ्लैश पॉइंट है, ईरान ने उसको पकड़ के जिस प्रकार का गेम खेला है ये विश्व के उन सारे देशों के लिए लर्निंग है जिसमें रशिया और चाइना इंपॉर्टेंट हैं, जो इस मोमेंट पर इन प्रकार के जोग्राफिकल चोक पॉइंट्स का प्रयोग करके ग्लोबल सप्लाई चेन्स को आगे जाकर डिसमेंटल करना चाहते हैं। खैर, मैं इस वीडियो में उस पॉइंट पर चर्चा नहीं कर रहा, वो एक अलग किसी वीडियो का विषय है। लेकिन यहाँ पर कहने का मूल रूप से पॉइंट ये है कि अमेरिका तब से लगा हुआ है ईरान के साथ डील 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 डील। दल्ला डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार ये सुबह से रात शब्द का जप करता है कि मुझे डील करनी है। लेकिन इस डील के पीछे गेम सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नहीं है, इस डील के पीछे ईरान की अर्थव्यवस्था या उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है। इस डील के पीछे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ईरान के पास न्यूक्लियर लेवल का मटेरियल। आज ईरान के पास 400 किलोग्राम्स के आसपास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है। इस हाईली एनरिच्ड यूरेनियम से ईरान जब चाहे एक एटॉमिक बॉम्ब को असेंबल कर सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। ईरान को ये बात पता है कि न्यूक्लियर बम बनाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियर बम का जो मटेरियल है उसके पास, उस मटेरियल से वो डेटरेंस विश्व में आज की डेट में क्रिएट कर पा रहा है, क्योंकि उसको ये बात पता है कि मेरे पास मियरली सिर्फ मटेरियल और बारूद होना ही सफिशिएंट है दूसरे देशों के साथ डेटरेंस क्रिएट करने के लिए। इस डेटरेंस को क्योंकि ईरान अब डटा हुआ है कि तस से मस हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, हम जो है इस मटेरियल को छूने नहीं देंगे आपको, तो यहाँ पर अमेरिका अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। एक ऑप्शन उसने ये भी एक्सप्लोर किया कि जहाँ पर उसने ये मटेरियल छुपा के रखा है वहाँ पर हम जो है जाकर एकदम धाबा बोल दें और वहाँ से वो मटेरियल चोरी करके ले जाएं। डकैत कम्युनिटी है, डकैत देश है, दूसरे देशों का टैलेंट भी ऐसे ही इन्होंने डकैती से निकाला था। खैर, वो अलग बात है कि कुछ देश के यहाँ पर भिखारी लोग अमेरिका जाकर भीख मांगना पसंद करते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि यहाँ पर अमेरिका के अंदर ये रेड का ऑप्शन, अमेरिका के अंदर अलग अलग प्रकार के ऑप्शन एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अमेरिका को इस पर्टिकुलर चीज़ की लिमिट पता है। अमेरिका इस मोमेंट पर कुछ भी कर ले, वो 400 किलोग्राम 400 केजीज हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो ईरान के पास है
उसमें से 1 ग्राम इधर से उधर नहीं कर सकती, क्योंकि रशिया और चाइना ईरान को इस मोमेंट पर बैक कर रहे हैं उसके हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को उसी के पास रखने के लिए। तो दोलंड इस केस में अब क्या करे? दोलंड है तो उसके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो दोलंड ने अब ये एक नई रणनीति बनाई है कि उसने बेसिकली सोचा है कि क्यों ना मिडल ईस्ट के अंदर ईरान के सामने फिर मैं सऊदी अरेबिया को खड़ा कर दूं। ईरान के सामने सऊदी अरेबिया को खड़ा करने के लिए दोलंड ने अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया के साथ एक न्यूक्लियर डील का प्रपोजल दिया है। अब ये न्यूक्लियर डील के तहत दोलंड चाहता है कि सऊदी अरेबिया अपना यूरेनियम एनरिच करे। अब सोच के देखिए कि यहाँ पर इजराइल इस बात से नाखुश था, जब से जमा है तब से नाखुश है। पता नहीं कैसे लोग हैं कि भाई उनको ये पहली बात लगा कि भाई हमें ईरान के पास कोई मटेरियल नहीं होना चाहिए। इस रीज़न से इजराइल ने ईरान को हमेशा अपना जो है एनिमी माना। अब दोलंड ये चाहता है एक पॉइंट पर कि भाई यहाँ पर सऊदी अरेबिया जो है ईरान के पैरेलल खड़ा हो जाए, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी मुस्लिम है और ईरान यहाँ पर शिया है, तो यदि शिया के पास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है तो सुन्नी को भी दे दो। अगर सुन्नी में यहाँ पर आप जो है हाईली एनरिच्ड यूरेनियम सऊदी अरेबिया को दोगे तो ठीक है, इस मोमेंट के लिए सऊदी अरेबिया ईरान को बैलेंस आउट कर देगा कि सऊदी अरेबिया को अमेरिका की बैकिंग मिल जाएगी और अमेरिका की बैकिंग की वजह से जो है सऊदी अरेबिया ईरान के सामने एक दीवार बन जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता कल को आगे जाकर अमेरिका सऊदी अरेबिया के रिश्तों में अगर कोई दरार आ गई, जिस प्रकार से एक पॉइंट पर अमेरिका और ईरान के रिश्तों में दरार आई थी, क्योंकि अगर आप इतिहास जानते हैं तो ईरान और अमेरिका एक पॉइंट पर सबसे ज़्यादा क्लोज एलाइज होते थे, और आज देखिए वो क्या है। कल को अगर मान लीजिए यही चीज़ सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में हुई, और मान लीजिए साथ में अमेरिका और ईरान के बीच की दरार कंटिन्यू रही, तो अमेरिका फिर इजराइल के साथ मिलकर किस फ्रंट पे लड़ेगा? क्या वो ईरान के साथ लड़ेगा, सऊदी अरेबिया के साथ लड़ेगा? और कल को खुदा ना खास्ता सुन्नी और शिया अगर एकजुट हो गए तो उस केस में क्या इजराइल बच पाएगा या नहीं बच पाएगा? क्या अमेरिका उस मोमेंट पर इजराइल की सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? इस रीज़न से आप सोच के देखिए कि दोलंड का ये जो एक प्रपोजल है, ये मिडल ईस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टेबलाइजिंग प्रपोजल है। क्योंकि अगर आप सऊदी अरेबिया को हाईली एनरिच्ड यूरेनियम कैपेबिलिटी देते हो तो आप मिडल ईस्ट में एक आर्म्स रेस क्रिएट कर रहे हो। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर सऊदी अरेबिया जैसा देश जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हर एक चीज़ में पुअर रहा है, सवाए द फैक्ट कि वो सिर्फ विश्व में तेल बेचता था, क्योंकि तेल के सवाए उसके पास कुछ नहीं था, और खजूर बेचते थे जिस पे वो ऊंट पे बैठ के खाते थे और बेचते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ पर आप अगर आज सऊदी अरेबिया जो सुन्नी मुसलमानों का लीडर है, अगर उसको हाईली एनरिच्ड यूरेनियम देते हैं तो इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? सऊदी अरेबिया का जो नंबर 2 प्लेयर है ताकत में, जो ऑलमोस्ट उसके बराबर का है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो पहली बात इस चीज़ को लेकर नाखुश होगा। और कल को अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सऊदी अरेबिया के इस चीज़ को लेकर नाखुश होता है कि सऊदी को न्यूक्लियर डील के तहत हाईली एनरिच्ड यूरेनियम दिया गया, हमें नहीं दिया गया, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है कि कल को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो बाकी जितने अदर छोटे छोटे सुन्नी देश हैं उन लोगों का एक कोलिशन बना के, मे बी तुर्की और कतर के साथ हाथ जोड़ के, हो सकता है कि वो सऊदी अरेबिया को काउंटर करने के लिए किसी तीसरे देश से, रशिया या चाइना से न्यूक्लियर डील लेके हाईली एनरिच्ड यूरेनियम लेने की कोशिश करे। दोलंड के इस पर्टिकुलर स्टेप से सिर्फ सऊदी अरेबिया ईरान के सामने एक दीवार नहीं बन रहा है, यहाँ पर इनफैक्ट रशिया और चाइना को एक इन्विटेशन मिल रहा है सऊदी अरेबिया के उन सारे दोस्तों को कहीं ना कहीं रीच आउट करने का जिनसे सऊदी अरेबिया पहली बात तो खुद भी खुश नहीं है, और दूसरे देश जो हैं वो सऊदी अरेबिया से खुश नहीं है, जिसमें लीडर सबसे आगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच का जो टसल अभी चल रहा है, उस टसल में बहुत लोग ये बात बोल रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अगर मान लीजिए रूस या चीन में से किसी को इन्विटेशन दे दिया तो ये दोनों के दोनों टेरिटरीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया का लैंड बॉर्डर है। और लैंड बॉर्डर भी ऐसा है, आप सोच के देखिए कि अगर सऊदी अरेबिया के अंदर अमेरिका बैठ के उसका हाईली एनरिच्ड यूरेनियम देगी, तो यहाँ पर रूस चाइना मिलके अगर यूएई को देंगे तो अमेरिका की फोकस रूस और चाइना को काउंटर करने में लग जाएगी, और अगर ये काउंटर करने में लग गई तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि फिर सऊदी अरेबिया ईरान के सामने दीवार कैसे बनेगा। इनफैक्ट ये बात भी बोली जा रही है कि अगर सऊदी अरेबिया को यूएस ने ये डील के तहत हाईली एनरिच्ड यूरेनियम दे दिया तो डेफिनेट है कि रूस और चाइना
ईरान के सामने वो दीवार बड़ी ना बने और छोटी सी दीवार बनी रहे, यूएई का प्रयोग करेंगे, कतर का प्रयोग करेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मिडल ईस्ट में ये जो आर्म्स रेस एक न्यूक्लियर लेवल पर आने वाली है, इसका सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस भारत पे भी होगा। कम से कम भारत जो इस मोमेंट पर मिडल ईस्ट को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तरीके से, एक इन्वेस्टमेंट रेसिपिएंट के नज़रिए से, कि जहाँ से पूंजी भारत में आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी और हम उससे इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, ये आने वाले टाइम में अफेक्ट हो सकती है। क्योंकि मिडल ईस्ट अगर इस प्रकार की आर्म्स रेस में आने वाले समय में व्यस्त होने वाला है तो मिडल ईस्ट इज गोइंग टू गो बैक टू 1960s, बिकॉज 1960s में मिडल ईस्ट में यही होता था। 60s एंड 70s पूरा एक आर्म्स रेस का पीरियड था मिडल ईस्ट में। तो क्या हम मिडल ईस्ट को इस पॉइंट पर देखने के लिए जा रहे हैं? और यदि अगर जा रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि ये जो दोलंद ने यहाँ पर किया, दोलंद के इसके करने के बाद भारत के अंदर की इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर अफेक्ट होगी। तो इस पूरे गेम प्लान में सारा चीज़ घूम फिर के इस चीज़ पे आती है कि दोलंद जो है उसके यहाँ पर जो खोपड़ी है, वो खोपड़ी के अंदर जो उसका नरकंकाल जो है वो एकदम बेसिकली खाली है। खाली नरकंकाल अगर कोई व्यक्ति लेकर पैदा हो तो खाली नरकंकाल का कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो खाली खोपड़ी है, इस खोपड़ी का इलाज भी कोई नहीं है। इसका इलाज मात्र केवल एक है कि यदि दोलंद आए, अपने आप को आगरा जहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड पागलखाना है वहाँ पर, या जयपुर जहाँ पर एक अल्ट्रा स्पेशलाइज्ड पागलखाना है, अपने आप को वहाँ पर भर्ती कराए और अपना इलाज कराए। और इलाज के साथ साथ वो सूरमेबाज को, जो उनका उप गधा राष्ट्रपति है, उसको भी ले आए, क्योंकि दोनों का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। तो क्या भारत इस मोमेंट पर इस चीज़ के लिए तैयार है कि मिडल ईस्ट में जो आने वाले समय में आर्म्स रेस दोलंद की इस हरकत की वजह से आने वाली है, उससे भारत की इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, ये चीज़ भारत को इस मोमेंट पर अब फैक्टर इन करनी ही होगी।